प्यारे बच्चों, हमने आपको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। हमारे साइंस की दुनिया में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। ये माना जाता है कि ये जो है अपनी लाइफ में अपने मस्तिष्क का उपयोग अन्यों की अपेक्षा अधिक किया है। वैसे तो आप सभी लोग देखे होंगे कि एक साइंटिस्ट है स्टीवन हॉकिंस, जिनके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता था, फिर भी वो वैज्ञानिक थे। अच्छे से पढ़ा लेते थे, बोल लेते थे, चीज़ों के बारे में बता देते थे। जो फैक्ट स्टीवन हॉकिंस दे दिए हैं उन्हीं फैक्ट पर कितने सारे डेरिवेशंस हुए हैं और होते आ रहे हैं। सोचो, एक विकलांग, और वो अभी न चल पाते थे, न फिर पाते थे, न लिख पाते थे, न बोल पाते थे, उसके बाद भी वो आविष्कार करते थे। तो स्टीवन हॉकिंस की तोड़ तो कोई नहीं है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी लाइफ में बहुत जो है फेमस पर्सन है, इसलिए कि इन्होंने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही मात्रा में किया है। और आप जैसा कि जान रहे हो बेटा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक जो है थियरी प्रतिपादित की थी, सापेक्षिकता सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में जो है शायद बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप जो है बीएससी थर्ड ईयर की मैथ में पूरा एक पेपर पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैथ में पढ़ना पड़ेगा। है वो फिजिक्स की चीज़। मैथ में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पेपर है जड़त्वागुण वाला, और एक पेपर जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षिकता सिद्धांत। और थर्ड ईयर में अल्बर्ट आइंस्टीन के जो है एक समीकरण आपने पढ़ा होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित होता है, नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उसी तरह से ऊर्जा भी न तो नष्ट की जा सकती ना ही उत्पन्न। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये खोजा कि द्रव्यमान कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टर्म ऑफ एनर्जी। द्रव्यमान को ऊर्जा के पदों में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान के पदों में बदला जा सकता है, और इस प्रकार द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। और ऊर्जा, आइंस्टीन ने एक जो है समीकरण डिराइव किया जिसके द्वारा द्रव्यमान से ऊर्जा या ऊर्जा से द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। किसी पदार्थ का अल्प द्रव्यमान डेल्टा एम अगर ऊर्जा में बदलता है तो प्राप्त ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है। और इसे आप सभी ने जो है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को पढ़ा हुआ है, और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को आप सभी लोग जानते भी हैं, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और ये सूत्र से आइंस्टीन कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गए थे। यहाँ हमारे चैप्टर में आइंस्टीन से मुलाकात है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। तो आइंस्टीन ने यह थ्योरी बताई कि जब प्रकाश फोटान किसी धातु सतह पर आपतित होते हैं तो प्रकाश फोटान की यह ऊर्जा किसी एक परमाणु को प्राप्त हो जाती है, परमाणु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को। और जब जो है फोटान आपतित होते सतह पर, फोटान की ऊर्जा परमाणु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है, तो वह इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा से सतह तक आता है और उसके बाद सतह के बाहर उत्सर्जित होता है। माने फोटान से प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन दो रूपों में खर्च करता है। फोटान से प्राप्त ऊर्जा का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन सतह तक आने में खर्च करता है, मीन्स कार्य फलन ऊर्जा में खर्च करता है, और शेष ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है, गतिज ऊर्जा के रूप में उसकी ऊर्जा खर्च होती है। तो कल हमने एक्सप्लेन किया था कि इस प्रकार हम बोल सकते हैं, प्रकाश फोटान की ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन की कार्यफलन ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो प्रकाश फोटान की ऊर्जा का सूत्र था h-nu। कार्यफलन ऊर्जा माने जब जो है फोटान की आवृत्ति देहली आवृत्ति के समतुल्य हो, माने h-nu नॉट, और प्लस गतिज ऊर्जा E के।
तो एच न्यू इक्वल एच न्यू नॉट प्लस ई के, और शायद विक्रांता के अनुसार एच न्यू नॉट इधर ट्रांसफर हो गया था, तो यह आ गया था एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल ई के, या इसी को हम लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ई वी नॉट। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में इकलौता एक सूत्र आपको दर्शन करने को मिल रहा है जिस पर सवाल मिलेगी लगाने को, इकलौता एक सूत्र, इसी एक सूत्र से सवाल हल होगी। अब यहाँ आइंस्टीन का ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण है, इस समीकरण के आधार पर मिस्टर आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पांचों नियमों की व्याख्या की। तो प्रथम नियम की व्याख्या कैसे की, यहाँ पर देखो जरा, बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में कल परसों नरसों से बन रहे हैं, वो सब अब एक्सप्लेन हो जाएंगे व्याख्या करने के दौरान। तो ध्यान दीजिए जरा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कुल 5 नियम बताए गए। पहला नियम था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्पन्न प्रकाश वैद्युत धारा आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। माने पहला नियम शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो प्रकाश वैद्युत धारा, यही पहला नियम है, आईपी समानुपाती आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता आई, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंशियल लाइट। तो ये बच्चों हमारा जो है पहला नियम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। आप सभी बच्चे समझ रहे हैं, इसको जान भी रहे हैं। अब इस नियम की व्याख्या, यह नियम सही है या गलत है, ये साबित किया गया। देखो, प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता बढ़ाते जाए तो धारा बढ़ेगी, और तीव्रता घटाते जाए तो धारा घटेगी। तो यहाँ पहले जानो प्रकाश की तीव्रता है क्या, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता क्या है। किसी धातु सतह पर एकांत समय में जितना फोटान आपतित होते हैं, फोटानों की संख्या ही प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। माने प्रति सेकंड आपतित प्रकाश फोटान की संख्या, प्रकाश फोटानों की संख्या, इसका मतलब होता है तीव्रता से। तो अब यह समझो जरा, अगर हम कहें किसी धातु सतह पर प्रति सेकंड 10 फोटान गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता 10 है। और अगर किसी धातु सतह पर 15 फोटान गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता 15 है। तो प्रति सेकंड आपतित होने वाले प्रकाश फोटानों की संख्या उस प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। अब अगर समझो ये धातु की सतह है और इस पर हम 10 तीव्रता वाला प्रकाश गिरा रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर कै फोटान गिर रहे हैं, 10। एक फोटान की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है। तो अब अगर धातु सतह पर 10 फोटान गिर रहे हैं, तो 10 फोटानों का कांटेक्ट 10 अलग अलग इलेक्ट्रॉनों से होगा। फोटान की ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन भाई साहब पा जाएंगे और बाहर निकलेंगे। तो अगर धातु सतह पर 10 जो है तीव्रता का प्रकाश आपतित हो रहा है, 10 फोटान एक सेकंड में गिर रहे हैं, एक सेकंड में 10 फोटान की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉनों ने ऑब्जर्व किया और उनकी ऊर्जा इस समीकरण के अनुसार कार्यफलन से ज़्यादा हुई, सतह से बाहर निकले। माने अगर जो है धातु सतह पर 10 तीव्रता का प्रकाश आपतित हो रहा है, तो इसका मतलब एक सेकंड में 10 फोटान गिरे, इसका मतलब एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली, इसका मतलब एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए। और जब एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए तो धारा I बराबर Q/T,
10E/1 माने धारा आई 10E एम्पियर। इधर क्लियर। अब अगर हम इस जो है सतह पर बढ़ी हुई तीव्रता का प्रकाश आपतित कराएं, तीव्रता बढ़ा दें, तीव्रता बढ़ा देने का मतलब है कि 10 के बजाय 12 कर दें या 15 कर दें। सपोज करो अब हम धातु सतह पर 15 तीव्रता का प्रकाश आपतित कराएंगे। इसका मतलब अब हर सेकंड 15 फोटान धातु सतह पर गिरेंगे और इन फोटानों का कांटेक्ट 15 अलग अलग इलेक्ट्रॉनों से होगा और 15 इलेक्ट्रॉन अब की बार 1 सेकंड में बाहर आएंगे और इसलिए धारा I बराबर 15E/T माने 15E एम्पियर प्राप्त होगी। जो धारा पहले 10E थी अब कितना हो गई, बढ़ गई ना। और अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह से तो बता रहे थे कि यह सत्यापित हो गया तीव्रता बढ़ाने पर एकांक समय में प्रकाश फोटानों के आपतन होने की संख्या बढ़ती है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होती है और अत्यधिक इलेक्ट्रॉन इकाई समय में बाहर उत्सर्जित होते हैं। धारा पहले की अपेक्षा बढ़ी हुई प्राप्त होती है। तो जो जो तीव्रता बढ़ाते रहोगे प्रकाश वैद्युत धारा उसी लेवल में बढ़ती रहेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। पहला नियम डिराइव हो गया। एनी डिस्टर्बेंस समझ में आया? जो क्वेश्चन बन रहे थे माइंड में क्लियर हो गए? तो बोल रहे थे आपको पढ़ाते ही समय कि थोड़ा शांत रहिए, आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे हम सब घटनाओं का, लेकिन आप लोग हैं कि उंगली करने लगते हैं, मानते ही बात ही नहीं। तो अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। दूसरे नियम की व्याख्या बच्चों सभी लोग गौर से समझिए कि दूसरा नियम है क्या। दूसरा नियम था प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। द्वितीय नियम, सारे नियम का डेरिवेशन करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, समझते जाइए, थ्योरेटिकल है। दूसरा नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यही है प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा निर्भर नहीं करती तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। तो यहां ध्यान दीजिए जरा, अगर धातु के प्लेट, यहां पर समझिए, धातु की प्लेट में जो परमाणु है, अगर इनके इलेक्ट्रॉनों, धातु की प्लेट में जो परमाणु है, इनके इलेक्ट्रॉनों की कार्यफलन ऊर्जा अगर 10 जूल हो, कार्यफलन ऊर्जा कितनी हो, 10 जूल, और इस पर जो प्रकाश आपतित हो रहा हो उस फोटान की ऊर्जा 8 जूल या 9 जूल हो। समझो जरा कि धातु सतह है और इलेक्ट्रॉन की कार्यफलन ऊर्जा कितनी है। माने अगर इलेक्ट्रॉन को 10 से ज्यादा जूल ऊर्जा प्राप्त होगी तभी वो सतह से बाहर जंप करेगा, पक्का। अगर जो है प्रकाश जो आपतित हो रहा है उस फोटान की ऊर्जा कम है, मान लो फोटानों में 10 जूल की, 8 जूल की ऊर्जा है, जबकि जो है इलेक्ट्रॉन की कार्यफलन ऊर्जा कितनी है, तो अगर ये फोटान इस पर गिरेगा, फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो 8 जूल मिल पाएगी, बेचारा सतह तक भी नहीं आ पाएगा, तो बाहर उत्सर्जित नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा केस रहे, माने यदि फोटान ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के कार्यफलन ऊर्जा के बराबर या कार्यफलन ऊर्जा से भी कम रहे, कार्यफलन ऊर्जा से ज्यादा न रहे, तो ऐसी स्थिति में जब फोटान आपतित होंगे सतह पे, जैसे यहाँ हमने चित्र में बताया है कि इलेक्ट्रॉनों की कार्यफलन ऊर्जा 10 जूल है,
ये श्योर सत्य हो गया कि इस पर वह फोटान आपतित हो जिसकी ऊर्जा 10 से ज्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन जो है उस ऊर्जा को ग्रहण करके सतह के बाहर आ पाएगा। और अगर हमारे धातु की सतह का कार्यफलन ऊर्जा 10 जूल है और इस पर जो फोटान गिर रहा है इसकी ऊर्जा 8 जूल है, तो एक फोटान गिरा, एक फोटान की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को मिली, लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर जंप कर सके। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है प्रकाश उत्सर्जन नहीं दिखाएगा। अब अगर इस कंडीशन में हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, आपतित प्रकाश तीव्रता बढ़ा दें, मतलब हम जैसे तीव्रता पहले 10 थी 20 कर दें, तो हमने तीव्रता बढ़ा दिया, 1 सेकंड में अब पहले के बजाय 20 फोटान गिरेंगे, लेकिन फोटानों की ऊर्जा तो नहीं बढ़ी है। फोटानों की ऊर्जा तो 8 जूल है। ज्यादा फोटान आके गिर गए, ज्यादा नंबर में फोटान हो गए, उनकी खुद की ऊर्जा नहीं बढ़ी। तो जब ज्यादा फोटान गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों से वो कांटेक्ट करेंगे। अब की बार 20 इलेक्ट्रॉनों का कांटेक्ट होगा इन 20 फोटानों से, लेकिन हर फोटान की ऊर्जा 8 जूल है, कम है, इसलिए कोई भी फोटान सक्षम नहीं होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो और तीव्रता बढ़ा दो, आप प्रकाश की तीव्रता और बढ़ा दो, 30 कर दो, तो फिर से 1 सेकंड में पहले से और ज्यादा जो है फोटान गिर जाएंगे, 20 से 30 फोटान गिरेंगे। लेकिन अफसोस फोटान ज्यादा गिरा रहे हो, लेकिन कोई भी फोटान समर्थ नहीं हो पा रहा किसी एक भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि फोटानों में ऊर्जा कम ही है। क्योंकि तीव्रता हम बढ़ा रहे हैं तो फोटान की संख्या ही बढ़ पा रही है, फोटान की ऊर्जा नहीं बढ़ पा रही है। अगर फोटान की ऊर्जा बढ़ जाती तो ज़्यादा ऊर्जा वाले फोटान, जब ज़्यादा ऊर्जा वाले फोटान का संपर्क इलेक्ट्रॉन से होता तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन का फिर उत्सर्जन बन जाता। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे तो प्रति सेकंड फोटान ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन किसी फोटान की ऊर्जा नहीं बढ़ रही है इस केस में, तो बढ़े हुए संख्या में या ज़्यादा संख्या वाले फोटान ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी कि वह सतह के बाहर उत्सर्जित हो सके, माने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रदर्शित हो सके। तो यहाँ ये संभव हो गया कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। तीव्रता बढ़ाने पर या तीव्रता घटाने पर फोटानों की संख्या घटती या बढ़ती है, फोटान की ऊर्जा नहीं घटती बढ़ती, इसलिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम ऑटोमेटिकली इससे समझ गए कि तीसरा नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो अब अगर यहाँ इन इलेक्ट्रॉनों की कार्यफलन ऊर्जा 10 जूल हो और जो फोटान गिर रहे हैं उनकी ऊर्जा 8 जूल हो, लेकिन अगर इन फोटानों की आवृत्ति बढ़ा दिया जाए, हमको पता है प्रकाश फोटान ऊर्जा E बराबर h न्यू, प्रकाश फोटान की ऊर्जा न्यू पर डिपेंड करती है। तो अब अगर अब के केस में हम फोटान की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो फोटान की ऊर्जा बढ़ेगी, हो सकता है उसकी ऊर्जा 8 से बढ़कर 11-12 जूल हो जाए, और तब बड़ी ऊर्जा वाले फोटान गिरेंगे सतह पर, तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पाएगा, उसकी ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा रहेगी, तो सतह से बाहर उत्सर्जित हो सकता है। माने अगर हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएं तो आवृत्ति पर डिपेंड करती है फोटान की ऊर्जा, E बराबर h न्यू होती है, तो माने फोटान की ऊर्जा बढ़ सकती है ना। तो अब ये स्पष्ट है कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति हम बढ़ाते हैं तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से फोटानों की ऊर्जा बढ़ सकती है, और जब बड़ी ऊर्जा वाले फोटान सतह पर आपतित होंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है। तो ये तीसरा रीजन था कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन डिपेंड करता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया। तीसरे नियम की व्याख्या हो गई। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो जरा,
एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर ई के। अगर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा चाहिए जिससे उनका जो है सतह से उत्सर्जन हो सके। गतिज ऊर्जा रिक्वायर्ड है। ये सूत्र क्या दिखा रहा है? सूत्र से ये स्पष्ट है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर ई के। अब अगर न्यू का मान न्यू नॉट से कम रहे, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम रहे, तो अगर ये गिनती कम रहेगी तो इधर उत्तर ऋण में आएगा ना, माने गतिज ऊर्जा मिलेगा और जो ना होगा चाहिए खुद जो ना बाहर सब सतह तक में। तो माने ऐसी कंडीशन में अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होए तो कोनो भी ऊर्जा न मिल पाए इलेक्ट्रॉन के गतिज, और यदि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन न होए। दूसरी कंडीशन, अगर म्यू का मान म्यू नॉट के बराबर रख देगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर कर दी, तो न्यू माइनस न्यू नॉट दोनों बराबर होए पे जीरो हो जाए, तब वो गतिज ऊर्जा ना मिलता बा, तब वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना हो सके। तो कहने का मतलब यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम रहेगी तब भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होगी तब भी प्रकाश का जो उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। तो एक ही केस तो बनता है। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे न्यू का मान इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, माने स्पष्ट है कि प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। चौथे नियम की व्याख्या हो गई। ओके, पांचवा नियम लॉजिकल दिया गया कि जैसे ही प्रकाश फोटॉन सतह पर आपतित हुए, एट वंस उस फोटॉन की ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित हुई और उसका उत्सर्जन स्टार्ट हो गया। यही वजह है कि प्रकाश फोटॉनों के आपतन और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चात्ता नहीं होती। लॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के पांचों नियम क्या हैं, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के पांचों नियम का विधिवत व्याख्या हो गई। इस चैप्टर में एक चैप्टर और जुड़ा हुआ है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। हालांकि पहले अलग रहता था लेकिन अब की बार इस चैप्टर में जुड़ गया है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर की एक हेडिंग होती थी डेविसन जर्मर प्रयोग, अब वो हटा दी गई है कोर्स से। कोरोना खा गया है, उसको 2 सालों से कोर्स से हट गया है डेविसन जर्मर प्रयोग। और एक टॉपिक रहता था 2 साल के पहले ही हट गया, एक्स किरणों का विलाक्षणिक वक्र, एक्स किरणों की व्युत्पत्ति, एक्स किरणों के गुण, वह भी हट गया है इस लेसन से। तो ये लेसन बहुत ही छोटा हो गया। सही से यहाँ तक लेसन समाप्त हो गया। एक टॉपिक इसमें जुड़ गया है ड्वेल नेचर, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य, फोटॉन तरंगदैर्घ्य। बड़ा मस्त टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, मैं पढ़ाऊँगा, पहले तरह लिखा लो तब।